हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले क्लास 8 का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। ठीक है, हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम इसके देखने वाले हैं प्रश्न और क्रियाकलाप। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की राजनीतिक रणनीति की तुलना कीजिए, उनमें क्या समानता थी और क्या भिन्नता थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल साम्राज्य दोनों भारत में मध्यकालीन समय के बड़े साम्राज्य थे। ठीक है, दोनों में कुछ बातें समान थी और कुछ अलग थी। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। पहले क्या समानताएं थी उनके में। ठीक है, दोनों में केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत शासन मतलब कि सारी शक्ति किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। राजा ही निर्णय लेता था किस पर आक्रमण करना है, क्या नीतियां अपनानी है देश अपने राज्य में। ठीक है, तो वो सारी शक्ति कौन रखता था अपने पास? राजा रखता था। ठीक है, तो उनके यहाँ कैसी शासन प्रणाली थी? केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी दोनों में। ठीक है, दोनों में सत्ता संतुलन बादशाह के हाथ में केंद्रित थी, मतलब सारी शक्ति किसके पास थी? बादशाह के पास थी। ठीक है, दूसरा देखते हैं सैन्य शक्ति पर जोड़। ठीक है, दोनों क्या करते थे? किसी भी राज्य में आपको रहना है, शासन करना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? मजबूत सेना होनी चाहिए। तो दोनों क्या करते थे? दोनों वंश क्या करते थे? अपने शासन व सेना को क्या करते थे? मजबूत करते थे। राज्य विस्तार करना हो या नियंत्रण करना हो, ठीक है, दोनों में क्या चाहिए आपको? मजबूत सेना। ठीक है, तो वो दोनों क्या करते थे? अपनी सेना को मजबूत करने पर हमेशा जोर देते थे। ठीक है, तीसरा है आपका कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम। ठीक है, उनके पास पैसे का स्रोत क्या था? टैक्स वगैरह था। टैक्स लगाकर वो क्या करते थे? टैक्स वो अपने पास पैसे लाते थे। ठीक है, भूमि से कर वसूलना, दोनों का प्रमुख आय का क्या था? ये स्रोत था। ठीक है, चौथा आ गया आपका प्रांतों का प्रशासन। ठीक है, उनके पास क्या होता था? राज्य बहुत बड़े बड़े होते थे, तो राजा हर जगह तो शासन कर नहीं सकता, एक ही जगह बैठ सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता था? हर जगह अधिकारियों की नियुक्त करता था। वर्तमान में आप जैसे कि भारत देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है। ठीक है, राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में होती है जो राज्य की देखभाल करती है। ठीक है, और केंद्र सरकार पूरे देश की करती है। तो वैसे राजा का भी होता था। ठीक है, बहुत बड़ा राज्य होता था उसके पास। ठीक है, तो वो प्रांतों में छोटे छोटे इलाकों में क्या कर देता था? अधिकारियों को नियुक्त कर देता। उसके माध्यम से क्या करता था? वो अपना शासन किया करता था। ठीक है, ये थी कुछ समानता। अब चलिए हम इनके देखते भिन्नता क्या क्या थी। ठीक है, इनके शासन की प्रकृति, इनके शासन करने का तरीका क्या था? अलग अलग था। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत में क्या था? अधिक कठोर शासन था। ठीक है, सैन्य आधारित शासन था। वहां पे क्या कर दिया जाता था? सेना के माध्यम से लोगों को दबा दिया जाता था, लोगों की नहीं सोची जाती थी, राजा बस अपनी सोचा करता था। ठीक है, लेकिन मुगल साम्राज्य में क्या था? अपेक्षाकृत स्थिर और संगठित शासन था। स्थिर शासन था, यानी कि जनता और राजा बादशाह, जो भी जनता और बादशाह होते थे, दोनों का ख्याल रखा जाता था। वो ऐसी नीतियां बनाते थे जिससे जनता वहाँ की खुश रहे, राजा के खिलाफ बगावत ना कर दे, विद्रोह वगैरह ना कर दे। थोड़ा वो वहाँ पे जाता संगठित प्रशासन था। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम धार्मिक नीति। उनकी धार्मिक नीतियाँ कैसी थी? ठीक है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जो धार्मिक नीति थी वो बहुत कठोर थी। जैसे कि हमने जजिया कर देखा था, जो गैर मुसलमान लोगों को देना पड़ता था। ठीक है, जो मुस्लिम नहीं थे लोग, उन्हें जजिया कर नामक एक टैक्स देना पड़ता था। लेकिन मुगल में ऐसा नहीं था। अकबर ने क्या क्या दिखाई थी? अकबर थोड़ा दयालु था, तो उसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सबका साथ सबका विकास, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, उसने सभी धर्मों को समान माना। ठीक है, और उसने जजिया कर भी क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो हम देख सकते हैं उनकी धार्मिक नीति कितनी अलग थी। जहाँ वो कठोर था वहाँ थोड़ा नरम था मुगल। ठीक है, तीसरा प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, वहाँ पर प्रशासन कैसे करता था बादशाह? तो पहला है इक्तादार प्रणाली। ठीक है, इक्तादार प्रणाली में क्या करता था? बादशाह एक एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता था एक क्षेत्र में। उससे बोलता था इस क्षेत्र से जितने भी टैक्स होगा तुम इकट्ठा करके मेरे को दोगे। ठीक है, ये होती थी इक्तादार प्रणाली। ठीक है, लेकिन मुगल में क्या था? मनसबदार प्रणाली थी। ठीक है, इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग सेना का भार दे दिया जाता था। किसी को अस्तबल बना दिया जाता था, घोड़े का सैनिक, किसी को पैदल सैनिक का भार दे दिया जाता था। ठीक है, जिससे वो क्या करते थे? मुगल लोग अपना शासन किया करते थे। ठीक है, स्थायी शासकों से संबंध। ठीक है, जो वहाँ पे स्थानीय शासक थे ना, उससे अच्छे संबंध बना के रखते थे मुगल लोग। ठीक है, लेकिन सल्तनत वाले क्या करते थे? उनका दमन करते थे, उनसे उनका राज्य छीनने की कोशिश करते थे। ठीक है, अधिक नियंत्रण करने की कोशिश करते थे और उनका दमन करते थे, उन्हें दबाया करते थे। लेकिन मुगल थे ना, वो क्या करते थे? थोड़ा सहयोग रखते थे। जैसे कि राजस्थान वाले इलाके में मुगल जीत तो नहीं पाए उन्हें राजपूतों से, तो उन्होंने क्या कर लिया? राजपूतों से गठबंधन कर लिया, सहयोग कर लिया। ठीक है, और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। ठीक है, उनसे उनके परिवार में शादी कर दी और अपने परिवार से भी शादी कर दी, जिससे उनके संबंध में चाहे बेहतर हो उनके संबंध। ठीक है,
लेकिन वो दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं था, वो अधिक नियंत्रण करना चाहते थे, वो सहयोग करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, पांचवा आपका आ गया स्थिर और दीर्घकालिता। ठीक है, स्थिरता और दीर्घकालिता का मतलब है कि आपका दीर्घकालिता में बार बार चेंज होना, बदलाव होना, दीर्घकालिता का अर्थ होता है। तो दिल्ली सल्तनत में क्या होता था, बार बार सत्ता का चेंज होता था। हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में 5 वंश से वो अधिक ज़्यादा क्या होते थे, चेंज होते रहते थे, अस्थिरता थी वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मुगल में जाता है लंबी अवधि तक स्थिर शासन था, एक ही का शासन था लंबे समय तक, जैसे कि अकबर का था। ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, इनका क्या था, लंबा लंबा शासन था। ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में क्या था, राजा बदलते रहते थे जल्दी जल्दी। ठीक है, ये था हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उनकी शासन की प्रकृति, ठीक है, सैन्य शक्ति पर जोर देते थे, कर प्रणाली थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, धार्मिक नीतियाँ थी, स्थानीय शासकों से संबंध रखते थे वो। ठीक है, स्थिर और दीर्घकालिता थी। ठीक है, ये इनमें क्या देखा हमने, समानता और कुछ भिन्नता देखी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट अपना। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है, विजयनगर और अहोम साम्राज्य जैसे अन्य 2 राज्यों की अपेक्षा अधिक समय तक पराजित होने से कैसे बचे। ठीक है, जो आपका विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है, जो दक्षिण भारत में था, अहोम साम्राज्य जो असम वाली साइड में था, हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में था जो साम्राज्य, ठीक है, वो अधिक समय तक पराजित क्यों नहीं है, कभी वो हारे क्यों नहीं, वो शक्तिशाली कैसे थे। ठीक है, उनकी सफलता में किन भौगोलिक, सैन्य और सामाजिक कारणों ने योगदान दिया। ठीक है, उनकी भौगोलिक, सैन्य और सामाजिक कारणों का क्या योगदान था उसमें, तो उस बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले देखते हैं विजयनगर और अहोम जैसे लंबे राज्य लंबे समय तक पराजित होने से इसलिए बच सके क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है, सैन्य ताकत और सामाजिक संगठन बहुत मजबूत थे। ठीक है, चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, पहला है आपका भौगोलिक कारण। ठीक है, भौगोलिक कारण में मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका घर है जो, ठीक है, वो पहाड़ों से घिरा हो, ठीक है, और नदियों से, आपके आसपास नदियाँ हो, ठीक है, तो कोई आप पर हमला करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर की राजधानी क्या थी, ठीक है, हम्पी थी। ठीक है, जो पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। कौन सी नदी बहती थी वहाँ, तुंगभद्रा। ठीक है, घिरा हुआ था। ठीक है, जिससे ये क्या करते थे, ये पहाड़ क्या करते थे, प्राकृतिक किलों का काम करते थे, उनकी प्रोटेक्शन का काम करते थे। ठीक है, जिससे दुश्मन के लिए हमला करना क्या होता था, बहुत कठिन होता था। ऐसे ही हम देखते हैं अपना दूसरा साम्राज्य जो असम साइड था, अहोम साम्राज्य। ठीक है, अहोम साम्राज्य में क्या था, बहुत घने जंगल थे और नदियाँ थी। ठीक है, अब जंगल में क्या होते थे, जो भी मतलब कि ये मुगल बादशाह या दिल्ली सल्तनत वाले वहाँ जाते थे, वो जंगल में ही खो जाते थे। ठीक है, उनका उन क्षेत्र से वो परिचित नहीं थे। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं था कि रास्ता कहाँ से कहाँ है। ठीक है, वो उसी में घूम जाते थे, तो इसलिए वो क्या हुए, भारी आक्रमण से बचे रहे। ठीक है, तो असम के घने जंगल, पहाड़ और ब्रह्मपुत्र नदी ने सुरक्षा दी। ठीक है, भारी आक्रमण के लिए क्षेत्र अपरिचित था। ठीक है, जो भी भारी आक्रमण करने आता था उसके लिए क्या था, क्षेत्र अपरिचित था। ठीक है, और हमला करना चाहता बहुत ज़्यादा कठिन था। ठीक है, ये हमने देखा भौगोलिक कारण उनके। ठीक है, उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जिस वजह से वो क्या हुए, वो शक्तिशाली रहे, मतलब कि वो अपराजित रहे। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं सैन्य कारण। ठीक है, उनके सैन्य कारण क्या थे। ठीक है, विजयनगर है, अब इतना बड़ा शासन राज्य है, तो उसके लिए सेना तो मजबूत होनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या कर रखा था, सेना को मजबूत कर रखा था, और बड़ी सेना थी इनके पास। इनके पास हर टाइप के सैनिक मिलेंगे आपको, घुड़सवार भी मिलेंगे, पैदल भी मिलेंगे, हाथी भी मिलेंगे। ठीक है, और ना ये क्या करते थे विजयनगर साम्राज्य वाले, अपने राज्यों को ना बचाव करने के लिए ना बहुत अधिक जोर देते थे, ज़्यादा पैसे इस पर खर्च करते थे। ठीक है, तो देखते हैं पहले सैन्य कारण विजयनगर का। मजबूत और बड़ी सेना थी इनके पास, सारी इन पे सेना थी, जैसे घुड़सवार हो गए, पैदल सैनिक भी थे, हाथी सैनिक भी थे, मतलब कि हाथी वगैरह भी थे इन पे बड़ी मात्रा में। ठीक है, किले और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया करते थे। ठीक है, और दूसरी तरफ हम सैन्य कारण में देखते हैं अहोम। ठीक है, ये क्या करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे। गुरिल्ला युद्ध का अर्थ है कि ये छुप कर वार करना, पीछे से वार करना। ठीक है, ये जंगलों में छुप जाते थे, जब कोई भी आक्रमणकारी आता था तो उन पर पीछे से वार करते थे। ठीक है, क्योंकि उनके लिए क्षेत्र तो अपरिचित था, इन्हें पता था जंगल में कहाँ कहाँ छुपने की जगह है, कहाँ से लोग आ सकते हैं, तो ये गोरिल्ला युद्ध से में माहिर थे। ठीक है, इनके पास अलग अलग परिस्थितियों में लड़ने की हुनर था इनके पास। ये पानी में भी लड़ लेते थे, स्थल पे भी लड़ लेते थे। ठीक है, तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार युद्ध रणनीति थी इनके पास, जैसे नदियों का युद्ध। ठीक है, ये नदियों में खड़े होकर भी चक्कर लेते थे, लड़ लेते थे, लेकिन आक्रमणकारी थे, उनको अभ्यास नहीं था, तो वो हार जाते थे इनसे। ठीक है, दूसरा योगदान इनका क्या था, किसमें, सैन्य कारण था। तीसरा हम देखते हैं सामाजिक और प्रशासन कारण। ठीक है, आपको अगर कहीं पे भी शासन करना है, ठीक है, वहाँ की जनता आप खुश रहेगी,
ठीक है, वो आपका साथ देगी। ठीक है, लेकिन आप ऐसा शासन करोगे कि वो जनता ही आपसे चल रहे दुखी रहे, तो कोई भारी आक्रमण होगा तो वो क्या करेगा आपको। ठीक है, जनता भी आपका साथ नहीं देगी। ठीक है, तो यही था, विजयनगर वाले चाहते अच्छा प्रशासन था वहाँ पे, गुड गवर्नेंस था और स्थिर शासन था, लोगों की सुनी भी जाती थी वहाँ पर। ठीक है, किसान और व्यापारियों को सुरक्षा देते थे वो। ठीक है, जिससे वो दोनों खुश रहते थे। ठीक है, और इतना अधिक टैक्स भी नहीं लेते थे, बहुत कम मात्रा में टैक्स लेते थे। ठीक है, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था भी क्या थी, मजबूत थी। तो यही है हमारा सामाजिक और प्रशासनिक कारण विजयनगर का। अब हम अहोम का देखते थे। अहोम में हमने देखा था पाइका प्रणाली। ठीक है, जिसमें व्यक्तियों को क्या दे दिया जाता था, कुछ वो राज्य का मतलब कि टुकड़ा दे दिया जाता था, राज्य के एक क्षेत्र का कुछ टुकड़ा दे दिया जाता था। उसके बदले में वो राज्य के क्या लेते थे, सेवा करनी होती थी उन्हें, और सैन्य में भागीदारी करनी होती थी, जिससे लोग भी खुश हो जाते थे। हर व्यक्तियों के राज्य की सेवा करनी पड़ती थी। क्यों सेवा करनी पड़ती थी? क्योंकि वो एक टुकड़ा देते थे जिस जमीन का। ठीक है, बोलते थे तुम इस पे रहो, कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन बस तुम्हें क्या करनी है, राज्य की सेवा करनी है और सैन्य में काम करना है। ठीक है, सेना काम। ठीक है, लोगों में इससे क्या रहता था, एकता रहता था, सहयोग की भावना बनी रहती थी। ठीक है, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कल्पना पे बेस है, आपकी इमेजिनेशन पे है। ठीक है, कि कैसा होगा। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप अकबर या कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान है। ठीक है, एक मंत्री हैं आप, अकबर या कृष्णदेव के उसमें राज्य में। ठीक है, अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, वहाँ की राजनीति, व्यापार, संस्कृति और समाज का क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। प्रिय मित्र, मतलब कि आप ऊपर का अपने दोस्त का एड्रेस, फिर दिनांक और अपना एड्रेस लिख के फिर प्रिय मित्र से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे पहले, मैं आपको विजयनगर के भव्य शहर से पत्र लिख रहा हूँ। मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, विजयनगर से। आपको अकबर या कृष्णदेव राय का बोला था, तो कृष्णदेव राय कहाँ के थे, विजयनगर के थे, तो वहाँ से मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, हमारा राजा कृष्णदेव राय शक्तिशाली और दयालु है। ठीक है, यहाँ व्यापार खूब फल फूल रहा है। ठीक है, हमें पुर्तगालियों से घोड़े मिलते हैं। ठीक है, हमारा माल कई देशों में निर्यात होता है। ठीक है, सुंदर मंदिर है यहाँ पर, संस्कृत है, नृत्य शहर है। ठीक है, जो शहर को क्या करता है, सुशोभित करता है। ठीक है, ब्यूटीफुल बनाता है, उसे सुंदर बनाता है। ठीक है, सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। ठीक है, राजा हमारा ऐसी व्यवस्था बनाता है जिससे सभी लोग क्या हो सके, एक साथ फल फूल सके। ठीक है, यहाँ का जीवन संस्कृति, ठीक है, भरपूर है। ठीक है, मतलब कि यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके दोस्त, ठीक है, अपना नाम लिख दो यहाँ पे। ये क्या थी, एक कल्पना थी। ठीक है, तो वो ही लिख दिया हमने। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, अकबर का है जो। ठीक है, अकबर जो अपनी युवावस्था में एक क्रूर विजेता था। ठीक है, कुछ वर्षों बाद कैसे दयालु हो गया। ठीक है, ऐसे परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक राजा हुआ करता था, वो बहुत कठोर था, लेकिन बाद में क्या हुआ, दयालु हो गया। तो उसके पीछे भी कई कारण होंगे। ठीक है, तो उन्हीं कारणों को देखते हैं हम। ठीक है, यह कहानी पूरी तरह सही नहीं है कि अकबर शुरू में क्रूर था और बाद में अचानक दयालु बन गया। दरअसल उसकी सोच और नीतियाँ समय के साथ क्या हुई, विकसित होती रही। ठीक है, समय के साथ वो क्या होता रह गया, बड़ा होता गया, जैसे वो मैच्योर होता गया। ठीक है, तो पहला है आपका अनुभव और परिपक्वता। ठीक है, युवा अवस्था में उसको लगता था ना, मेरे को शासन करना है। ठीक है, किसी भी राज्य में शासन करना है तो मैं बस युद्ध लड़ूंगा तो शासन कर लूँगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ठीक है, उसे समझ आया युद्ध से कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरे को लोगों के मन में क्या बनानी पड़ेगी, अपनी अच्छी इमेज भी बनानी पड़ेगी, जिससे लोग मेरा साथ दे। नहीं तो जनता ही मेरा साथ नहीं देगी तो मैं किसी राज्य पे नहीं कर पाऊंगा, शासन नहीं कर पाऊंगा। तो यही था पहला, अनुभव और परिपक्वता आ गई उसे। समय के साथ तो उनसे पता लगता रह गया युद्ध ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, युवा अवस्था में अकबर लगातार युद्धों में लगा रहा है। ठीक है, इसलिए उसकी नीतियाँ अधिक सैन्य केंद्रित थी। ठीक है, सेना पर ध्यान देता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे समझ आया केवल युद्ध से राज्य नहीं चल सकता है। ठीक है, युद्ध से ही राज्य नहीं चल सकता, बल्कि उसे जनता का क्या चाहिए, समर्थन भी जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका विविध साम्राज्य का दबाव। ठीक है, अब जो विविध जो साम्राज्य था उनका क्या हुआ, दबाव होने लग गया। ठीक है, विविधता साम्राज्य का दबाव, मतलब कि अलग अलग उसी समाज में क्या थे, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते थे। ठीक है, जो क्या करते थे, उन पे दबाव बनाते थे कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो अकबर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने अपनी नीतियाँ भी बदली। ठीक है, अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था और विविधता थी, अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग जाति धर्म के। ठीक है, हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम, राजपूत, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे।
ठीक है। उसे एहसास हुआ कि अगर सबको साथ नहीं लाया गया तो शासन क्या हो सकता है, उसका कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, मैं अगर मुसलमान को ही देखूंगा तो अन्य दो क्या कर देंगे, मेरे खिलाफ विद्रोह करेंगे। ठीक है, इसलिए उसने क्या करा, सुलह कुल की नीति अपनाई, मतलब कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, उसने एक ऐसी नीति अपनाई कि सबका साथ करेंगे हम, सबके साथ। ठीक है, सबका विकास होगा, सबके साथ होगा। ठीक है, और उसने जो आपका जजिया कर था, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, उसे भी ख़त्म कर दिया। जिससे क्या हुआ, एकता की भावना स्थापित हुई और लोगों की नज़र में अकबर क्या बन गया, थोड़ा अच्छा बन गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विद्वानों और संतों का प्रभाव। ठीक है, जो भी वहाँ पे उसके राज्य में विद्वान थे और संतों का चाचा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अकबर ने इबादत खाना बनाया, एक जगह बनाई इबादत खाना, वहाँ पे वो अलग अलग धर्म के लोगों से मिलता था। ठीक है, उनकी बातें सुनता था। ठीक है, और क्या करता था, अब अपने आप को उदार बनाता था, अपने आप को और अच्छा करने की कोशिश करता था कि मैं इन धर्मों के लिए एक ऐसी नीतियाँ बनाऊँ कि यह सब धर्म भी क्या हो जाए, मेरे साथ हो जाए। ठीक है, वो एक इबादत खाना था। ठीक है, विभिन्न धर्मों के वो विद्वानों से चर्चा की करता था। ठीक है, इन बहसों से उसकी सोच क्या हुई, व्यापक हुई। ठीक है, वह धार्मिक मामलों में अधिक उदार बन गया, दयालु बन गया धार्मिक मामले में। चौथा पॉइंट है आपका योग्य सलाहकार। ठीक है, उसके जो आसपास जो मंत्रीगण थे वो क्या थे, योग्य थे, इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे। ठीक है, जिस वजह से वो क्या हुआ, ऊपर की ओर ग्रोथ कर गया उसका। ठीक है, उसके दरबार में अबुल फजल था, बीरबल था, जैसे बुद्धिमान लोग थे, जिन्होंने उसे न्यायपूर्ण और मानवीय शासन की प्रेरणा दी। ठीक है, कैसे हमें मानवता की बात करनी चाहिए, ना कि धर्म जाति पे। ठीक है, एक मनुष्य होने के नाते हमें क्या सुविधा देनी चाहिए, उसकी बात करी। ठीक है, इसलिए उसके क्या थे, योग्य और सलाहकार क्या थे, उसके मंत्रीगण थे। ठीक है, पांचवा उस पर राजनीतिक समझ। ठीक है, अकबर समझ गया था कि कठोरता से विद्रोह बढ़ता है, उसे समझ आ गया था। ठीक है, कठोरता, मैं कठोर रहूंगा जितना तो लोग मेरे उतनी नफरत करेंगे मेरे से। ठीक है, लेकिन मैं जितना दयालु रहूंगा लोग मेरे क्या रहेंगे, उतने वफादार रहेंगे। ठीक है, कोई आक्रमण भी मेरे पे करेगा तो लोग क्या करेंगे, मेरा साथ देंगे। ठीक है, सही शुरू से लोग वफादार बनते हैं, मतलब दयालुता से, अच्छे व्यवहार से लोग क्या बनते हैं, वफादार बनते हैं। ठीक है, इसलिए उसने क्या करा था, जजिया कर को हटा दिया था और राजपूतों को भी अपने मंत्रीगण में क्या किया था, शामिल किया था। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अकबर क्या था, दयालु था। ठीक है, और धीरे धीरे वो पहले क्रूर था, लेकिन बाद में जाते जाते क्या बन गया, वो महान बनने लग गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, यदि विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा का युद्ध जीत जाता तो क्या होता। ठीक है, कल्पना करनी है हमें। ठीक है, दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर उसका क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर तालीकोटा का युद्ध आपको पता है 1565 में हुआ था। ठीक है, दक्कन के सुल्तानों, ठीक है, जो 5 राज्य मिलकर दक्कन का सुल्तान बनाते हैं, और विजयनगर के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर हार गया था। तो आप अभी देख रहे हो जो हमारी वर्तमान स्थिति, हम मुगल वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, वो उसका इफेक्ट है। लेकिन अगर वो युद्ध जीत जाता तो क्या इफेक्ट होता, जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया आज जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया देश में क्या होगी, खुशी का माहौल होगा। लेकिन इंग्लैंड में क्या होगा, लोग दुखी होंगे कि हार गई हमारी टीम। लेकिन वही उल्टा हो जाए, इंग्लैंड जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया हार जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, लोग दुखी होंगे, इंग्लैंड में लोग खुश होंगे। तो वैसे ही बोल रहा है कि ये कि 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के बीच में, तो अगर विजयनगर साम्राज्य जीत जाता तो क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जीत जाता तो दक्षिण भारत का इतिहास काफ़ी अलग हो सकता था। आइए संभावित प्रभाव समझते हैं। ठीक है, ये कल्पना है कि क्या हो सकता था। ठीक है, पहला हम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, तो क्या होता, विजयनगर की शक्ति बढ़ जाती। ठीक है, वो अपना साम्राज्य क्या कर लेता, मजबूत कर लेता। ठीक है, वो दक्कन के सुल्तान को कमज़ोर कर देता। जो 5 राज्य थे उसमें एकता क्या हो सकती थी, टूट सकती थी, वो 5 राज्य टूट सकते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में लंबे समय तक क्या करता, केंद्रीकृत शासन करता। ठीक है, तो वही है, विजयनगर की शक्ति और बढ़ जाती, वह दक्षिण भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य बना रहता। दक्कन के सुल्तान जो थे बीजापुर, गोलकुंडा आदि कमज़ोर हो जाते, उनके बीच एकता टूट सकती थी। दक्षिण भारत में लंबे समय तक स्थिर और केंद्रीकृत शासन बना रहता। ठीक है, विजयनगर के बाद टूटने के बाद वहाँ पे बहुत सारे साम्राज्य स्थापित हुए, टूटते चले गए। ठीक है, लेकिन ये जीत जाता तो ये लंबे समय तक रहता, वहाँ पे एक ही राजा का शासन रहता। दूसरा, मुगल के विस्तार पर असर पड़ता। जो भी मुगल थे वो दक्षिण भारत में कभी आ ही नहीं पाते, क्योंकि विजयनगर और मजबूत बन जाता।
ठीक है। तो दक्कन के मुगल में प्रवेश कठिन हो जाता। ठीक है। अकबर और बाद के शासन को दक्षिण में विस्तार के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता। संभव है कि मुगल साम्राज्य का दक्षिण भारत में प्रभाव सीमित रह जाता। ठीक है। वो बस उत्तर भारत में सिमट कर रह जाते, मुगल दक्षिण भारत में कभी आ ही नहीं पाते। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, सांस्कृतिक प्रभाव क्या देखने को मिलता है। ठीक है। आपने देखा था विजयनगर साम्राज्य में क्या थे, वो मंदिर वगैरह को, वहाँ पे पंडित विद्वान लोगों को क्या करते थे, प्रोटेक्शन करते थे, उनका बचाव करते थे। ठीक है। लेकिन वही जो मुगल वगैरह या दिल्ली सल्तनत के लोग हैं, वो मंदिर वगैरह तोड़ते थे। तो वो है सब, हमारे बहुत सारे मंदिर वगैरह आज भी बचे रहते। ठीक है। अभी भी हमें वो देखने को मिलते, लेकिन इनके हारने के कारण वो क्या हो गए, सब तोड़ दिए गए। ठीक है। विजयनगर कला, स्थापत्य और साहित्य का बड़ा केंद्र था। ठीक है। यह और अधिक विकसित होता। ठीक है। मंदिर निर्माण होते हैं, नृत्य, भरतनाट्यम, संगीत और तेलुगु कन्नड़ साहित्य को और प्रोत्साहन मिलता, बढ़ावा मिलता। ठीक है। दक्षिण भारत की हिंदू संस्कृति परंपरा और मजबूत बनी रहती। दक्षिण भारत की जो हिंदू परंपरा है वो और मजबूत बनी रहती है। लेकिन क्या हुआ, हारने के कारण क्या हुआ, बहुत सारे मंदिर वगैरह तोड़ दिए गए। अब देखते हैं आर्थिक प्रभाव क्या होंगे इस पे। ठीक है। व्यापार, विशेषकर मसाले, घोड़े, हीरे और अधिक फलते फूलते। ठीक है। और अधिक हम इनका व्यापार कर पाते। ठीक है। विदेशी व्यापारी आते, पुर्तगाली आदि। ठीक है। इनसे हम सहयोग बढ़ाते। ठीक है। और विजयनगर एक आर्थिक केंद्र के रूप में क्या हो सकता है, बन सकता था। विजयनगर क्या बन सकता था, एक आर्थिक केंद्र बन सकता था। अब हम इसका सामाजिक प्रभाव देखते हैं। ठीक है। सामाजिक प्रभाव में क्या होता है, किसानों और कारीगरों को अधिक क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ता। विजयनगर साम्राज्य में वो क्या करते थे, अच्छे से फल फूलते थे। ठीक है। समाज में स्थिरता बनी रहती, समृद्ध बने रहता। ठीक है। किसान, कारीगर और व्यापारियों को लंबे समय तक सुरक्षा मिलती। ठीक है। विभिन्न समुदाय के बीच सहयोग बढ़ता। ठीक है। लेकिन उसके हारने के कारण क्या हुआ, हमने इसका विपरीत देखा, कैसे हमारे भारत के लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है। चाहे वो मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, सब ने क्या करा है, लूटने का काम करा है, यहाँ के लोगों को पीड़ा पहुंचाई है। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है। प्रारंभिक सिख पंथ द्वारा प्रचारित अनेक मूल्य जैसे समानता, सेवा और न्याय आज भी प्रासंगिक है। ठीक है। इनमें से किसी एक मूल्य का चयन कीजिए और चर्चा कीजिए, वह समकालीन समाज में कैसे प्रासंगिक है। ठीक है। ये बता रहे कि सिख जो थे ना, गुरु नानक देव ने जो सिख धर्म की स्थापना करी थी, उन्होंने कुछ अपने मूल्य बताए थे, प्रचार किए थे कि समानता, सेवा करनी चाहिए हमें, और सबके साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है। तो इन तीनों में से एक को उठा लो और उसके बारे में बताओ कि आज वो है चीज़ है कि नहीं, उस समय जो थी। ठीक है। तो हम समानता को उठाते हैं। प्रारंभिक सिख पंथ में गुरु नानक देव जी ने यह सिखाया था कि सभी लोग चाहे समान हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो। ठीक है। उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ठीक है। वह चाहे एक मनुष्य होने के नाते सभी लोग चाहे समान हैं। उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच और भेदभाव का क्या किया, विरोध किया। ठीक है। आज देखते हैं कि हम वह समानता आज भी कायम है कि नहीं। ठीक है। जो उन्होंने बात करी। ठीक है। समकालीन समाज में समानता की प्रासंगिकता देखते हैं हम। ठीक है। पहला देखते हैं हम, जातिगत भेदभाव के खिलाफ। ठीक है। पहले क्या थे, जातिगत भेदभाव के वो खिलाफ थे, तो आज भी हमें क्या देखने को मिलता है, जातिगत भेदभाव के हम भी खिलाफ हैं। आज भी समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन तब भी हम थोड़े बहुत, अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि समानता है। ठीक है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन तब भी हमें समाज में क्या होता है, भेदभाव देखने को मिलता है। समानता का सिद्धांत यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। ठीक है। समान मिले, वो समानता मिले समाज में। ठीक है। ये हमें समानता का सिद्धांत बताता है। लेकिन हमें तब भी क्या देखने को मिलता है, अपने समाज में भेदभाव देखने को मिलता है। लैंगिक समानता। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी की हम बात तो करते हैं, लेकिन हम तब भी देखते हैं कि पुरुषों को क्या दिया जाता है, ज़्यादा अवसर मिलते हैं। ठीक है। महिलाओं को आज कई क्षेत्र में पुरुषों से कम अवसर मिलते हैं। ठीक है। पुरुषों से क्या मिलते हैं, कहीं कम अवसर मिलते हैं। सिख पंथ का समानता का विचार महिलाओं को अधिक सम्मान, अधिकार देने की प्रेरणा देता है। जो सिख पंथ था ना, सिख धर्म था, वो क्या करता है, महिलाओं को अधिक अधिकार देने की क्या करता है, बात करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है। मतलब कि धार्मिक दयालुता रखनी चाहिए हमें। ठीक है। विभिन्न धर्मों के बीच बढ़ते तनाव को कम करना चाहिए। ठीक है। और समानता का मूल्य जरूरी है। उनके तनाव को कम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, समानता का मूल्य जरूरी होना चाहिए। ठीक है। यह हमें सिखाता है कि सभी धर्म का सम्मान करें। ठीक है। यह हमें बताता है कि सभी धर्म का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं हमारा। ठीक है। सामाजिक एकता और भाईचारा। ठीक है। हमें समाज में एकता स्थापित करनी चाहिए और भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। सभी
जब सभी को समान समझा जाता है तो समाज में एकता और शांति बढ़ती है। ठीक है, इससे हिंसा और भेदभाव क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जब हम सभी को समान समझेंगे, इक्वल समझेंगे, तो उनके बीच में क्या होगी, एकता स्थापित होगी। ठीक है, भाईचारे की भावना स्थित होगी, जिससे वह हिंसा और भेदभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र की नींव। ठीक है, जो समानता है वो आधुनिक लोकतंत्र की क्या है, नींव है। ठीक है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में समानता एक मूल अधिकार है। ठीक है, जो हमारे संविधान में वर्णित है। यह संविधान के मूल सिद्धांतों में शामिल है और नागरिकों के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, ये था हमारा छठा क्वेश्चन। अब हम अपना सातवां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। यह भी इमेजिनेशन पे बेस है आपकी। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप किसी बंदरगाह नगर, ठीक है, आप किसी डॉकयार्ड पे हैं। ठीक है, जहाँ पर जहाज़ें खड़ी होती है, चाहे वो सूरत पे हो, कालीकट हो या हुगली हो। ठीक है, मैं एक सूरत काल व्यापारी हूँ। ठीक है, वहाँ वस्तु व्यापार करने वाले लोग जहाज की आवाजाही आदि के संबंध में आप जो दृश्य देखते हैं उनका वर्णन कीजिए। आपकी पूरी कल्पना पे बेस है कि आप वहाँ पे, आप सूरत बंदरगाह पे खड़े हो, तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हो, उस बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो उसी में थोड़ी हम देखते हैं कि क्या है कि मैं एक सूरत का एक व्यापारी हूँ और हर सुबह बंदरगाह पर पहुँच जाता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मेरे को एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। ठीक है, सुबह की हल्की धूप में समुद्र किनारे खड़े विशाल जहाज लहरों के साथ धीरे धीरे हिलते रहते हैं। ठीक है, कुछ जहाज दूर देशों से आए होते हैं। ठीक है, जैसे कि अरब, फारस, यूरोप से, जबकि कुछ हमारे अपने देश के अलग हिस्सों की ओर जाने के लिए क्या रहता है, तैयार रहते हैं। ठीक है, अपने ही देश में अलग, जैसे कि आंध्र प्रदेश से जा रहा है कोई उड़ीसा, ठीक है, कोई पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऐसे ही तैयार रहते हैं। नाविक ऊंची ऊंची आवाज़ में एक दूसरे को निर्देश देते हैं। ठीक है, वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को सायरन वगैरह के माध्यम से क्या देते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं। और मजदूर तेज़ी से माल उतारने और चढ़ाने में लगे रहते हैं। जो मजदूर लोग रहते हैं, लेबर क्लास रहते हैं, वो माल को उतारते और चढ़ाते रहते हैं। बंदरगाह पर तरह तरह की वस्तु दिखाई देती है हमें। ठीक है, कहीं बढ़िया रेशम कपड़े, सूती कपड़े के गट्ठर रखे रहते हैं, तो कहीं मसालों की तेज़ खुशबू हवा में फैली रहती है। ठीक है, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की महक हर तरफ फैल जाती है। ठीक है, सोना चांदी, कीमती पत्थर और हाथ में बने सुंदर बर्तन भी व्यापार का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, अब ये बताया कि वहाँ पे बंदरगाह पे आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, चाहे वो रेशम के कपड़े हो, ठीक है, चाहे वो मसाले हों, ठीक है, चाहे वो आपको सोना चांदी हो। ठीक है, यहाँ अलग अलग देश के व्यापारी मिलते हैं हमें। ठीक है, कुछ अरबी फ़ारसी बोलते हैं। ठीक है, कुछ यूरोपीय भाषा में बात करते हैं। ठीक है, उनके कपड़े, पहनावे, तैर तरीके भी, रहने के और तरीके भी क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, यह जिससे यह स्थान और भी रंग बिरंगा और जीवित लगता है। ठीक है, हमारा व्यापारी, ठीक है, आपस में सौदा करते हैं। ठीक है, मोल भाव करते रहते हैं। ठीक है, और नई वस्तुओं के बारे में जानकारी साझा करते रहते हैं। ठीक है, यही था हमारा कि हमने एक कल्पना करी है कि हम एक बंदरगाह पे हैं। ठीक है, डॉकयार्ड पे हैं, जहाँ पर शिप आती जाती रहती है, तो हम वहाँ क्या देखते हैं। ठीक है, आप एक सुबह चले जाते हो तो आपको दिखते हैं कि समुद्र हिल रहे हैं, कोई कहीं से आया है, कोई अन्य देश से आया है, कोई अपने ही हमारे देश में किसी और राज्य से आया है। उसमें चार चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, कपड़े वगैरह देखने को मिलते हैं, मसाले, सोने चांदी, कीमती पत्थर। ठीक है, और हमें अलग अलग लोग भी देखने को मिलते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, कपड़े अलग होते हैं, उनका बात करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वो व्यापारी आपस में सौदे करते हैं। ठीक है, मोल भाव करते रहते हैं। ठीक है, और अपनी जानकारी साझा करते हैं। ठीक है, वस्तुओं के बारे में। ये था हमारा पर्सन और क्रियाकलाप। ठीक है, इसी के तहत हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।